कैसे हैं सभी दगड़िए। मैं आज एक ऐसे विषय पर बातचीत करने के लिए आ रहा हूँ जिसको लेकर बागेश्वर ख्याति लब्ध भी है और चर्चाओं में भी रहता है। अक्सर चर्चाओं में रहता है। बागेश्वर को लेकर एक सवाल बार बार सामने आता है कि बागेश्वर जनपद वास्तव में पिछड़ा हुआ है या उपेक्षित है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा वाला जो हमारा सर्किट है और शिक्षा के क्षेत्र में अगर कि हम 20 करोड़ रुपए के लगभग साल में खनन राजस्व सरकार को देते हैं। कभी इस 20 करोड़ के अंदर उखेल बिखेल आप करेंगे तो पाएंगे कि चीज़ें बहुत गड़बड़ भी हैं। और ये राजस्व खनन विभाग के माध्यम से सरकार को जाता है कि मैग्नीसाइट पत्थर की वो हमें एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाती है माइनिंग के क्षेत्र में। जब भूगर्भ के क्षेत्र में बच्चे पढ़ते हैं, वो भले ही बागेश्वर के बच्चे हों, अल्मोड़ा के हों, हिंदुस्तान के किसी भी कोने के हों या दुनिया के हों, तो पढ़ते पढ़ते जब वो मैग्नीसाइट की खदानों के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं तो दुनिया के नक्शे में बागेश्वर मौजूद मिलता है। ये उपलब्धि है और अच्छा लगता है। खड़िया अगर हम मैग्नीसाइट से बाहर निकलते हैं तो बागेश्वर में करीब 12 दर्जन के करीब सोप स्टोन जिसको कहते हैं खड़िया की खदानें हैं और होड़ लगी हुई है। अभी 1980 और 81 में बागेश्वर जनपद में पहली बार जब खड़िया की खदान शुरू हुई थी तो उसका विरोध भी हुआ था। नाकुरी पट्टी में उद्यम स्थल जिसको हम कहते हैं रीमा, वहाँ जब एनएस कॉरपोरेशन की खदान शुरू हुई थी और अभी भी मैं बताऊं कि बागेश्वर में जो 12 दर्जन के करीब खड़िया की खदानें हैं उनमें सबसे बड़ी खदान वही 1980 में जिसका विरोध हुआ था एनएस कॉरपोरेशन के नाम से, तो वही खदान सबसे बड़ी है। उसी के बगल में नाकुरी में ही कटियार माइंस भी बड़ी खदान है। इस पर बाद में आएंगे कि खदानों की लंबाई चौड़ाई हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर बाद में देखेंगे। लेकिन हाल में ही जो एक सर्वे आया है कि गंगोली हाट से लेकर पिंडारी ग्लेशियर के बीच जो पहाड़ है, लंबा चौड़ा पहाड़ है, ये शायद खनन और खड़िया खनन, खड़िया उद्योग, खड़िया के उद्योगपतियों और माइन डिपार्टमेंट के दिमाग में है, उनके अध्ययन में है कि पूरी बेल्ट पिंडारी ग्लेशियर की निचली पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर गंगोली हाट से थोड़ा सा आसपास तक खड़िया की बड़ी बेल्ट है। और जो बागेश्वर जनपद में खड़िया की खदानें हैं वो इसी पूरी बेल्ट में सक्रिय हैं। इस बेल्ट पर बहुत चर्चा खनन विभाग करता है, लेकिन वहीं खनन विभाग ने कभी भी उन थ्रस्टों की बात नहीं करी जो इसी बेल्ट में मौजूद है और हिमालय के लिए बहुत बड़ा खतरा, जो थ्रस्ट इन पर्वतीय श्रृंखलाओं के लिए जो खतरा भी ये थ्रस्ट है, उस पर कभी बातचीत नहीं की। और हम भी आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए नहीं आ रहे। बातचीत करेंगे, बाद में करेंगे, भविष्य में करेंगे। बागेश्वर की खड़िया खदानों से कौन अमीर हो रहा है और कौन गरीब। अमीर शब्द का इस्तेमाल आजकल 2-4-5 साल जब से ये कतर ने फांसी की सज़ा सुनाई है, क्योंकि कतर में तो अमीर होता है, तो अमीर शब्द का इस्तेमाल कुछ अधिक होने लगा है। खड़िया खदानों में जो अभी मालिकाना हक दूसरा तीसरा चीज़ें हैं वो स्पष्ट है कि जो भूस्वामी हैं वो खड़िया खदानों के मालिक नहीं हैं। कुछ लोग गांव में आते हैं और
10-15 5-7 लाइनों में एक कहते हैं कि एनओसी दे दो, हम यहाँ खड़िया की खदान स्वीकृत करवा रहे हैं, और उसके बाद जो दोबारा से हमारे बीच में समझौता होगा वो हमारे दरों को लेकर, भुगतान को लेकर, स्वामित्व को लेकर होगा, और लोग एनओसी दे देते हैं। उसके बाद एक कंपनी के नाम पर खदान स्वीकृत हो जाती है, और खदान स्वीकृत हो जाने के बाद फिर खेत स्वामी से कहा जाता है, भाई हम तो अब यहाँ के खड़िया के मालिक हो गए हैं, अभी कंपनी की खड़िया कंपनी की हो गई है, आप बताइए कि हम आपको कितना रुपया प्रति वर्ष खड़िया के हिसाब से देंगे। तो मैंने 15-20 हज़ार रुपया नाली, शुरू में तो बहुत हल्का था, कुछ तो बहुत ज़्यादा हल्का, लेकिन इस बीच में जब लोगों की चीज़ों को समझ में आया तो कुछ जगह तो थोड़ा बहुत सम्मानजनक, जैसे 1-1.5 लाख रुपया साल दिया जाता था 2-4 साल पहले तक, वो अब बंद हो गया है। इस साल तो बिल्कुल, पिछले साल तो उसको बहुत कम कर दिया गया था, वरना 15-20 हज़ार रुपया ले लीजिए साल का, आपकी एक नाली ज़मीन जो पैमाइश है पर्वतीय क्षेत्र में, जो मान्य पैमाइश है, और उस पर हम आपको दे देंगे, वो भी तब जब खड़िया बिक जाएगी, निकल जाएगी। यानी खेत का जो असल स्वामी है वो खड़िया में, खेत के असल स्वामी को जो दिया जा रहा है वो तय खड़िया की कंपनी तय कर रही है, और सरकार कंपनी के साथ एनओसी के बाद की जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं उसमें सरकार एनओसी कंपनियों के साथ दिखाई देती है, खेत स्वामियों के साथ प्रशासन अक्सर नहीं दिखाई देता है। बहुत से उदाहरण, कम से कम 25 उदाहरण मैं यहाँ पेश कर सकता हूँ किस तरीके से उनके संग व्यवहार होता है या हुआ है पूर्व में। खड़िया खुदती है, खड़िया की जो मायने एक निश्चित समय के लिए है, और निश्चित रूप से जिन खेतों से हम हज़ारों साल से गेहूं, अनाज, धान, उन्हीं खेतों में खड़िया खोदी जा रही है। और निश्चित रूप से 15 या 20 साल, मेरे को लगता है कि किसी भी खदान में 15-20 साल भी खदान नहीं होगा, क्योंकि जिस तेज गति से बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आपको खड़िया की खदानों में मिल जाएंगी, पोकलैंड जैसी, जेसीबी जैसी मशीनें धड़धड़ाती हुई मिल जाएंगी। जिस तेज गति से खनन हो रहा है उस हिसाब से नहीं लगता है कि जितने सालों के लिए माइन इनको दी गई है उतने साल तक खनन सामग्री अंदर बचेगी, जल्दी ही निकाल के जाने की प्रोसेस चल रही है। लेकिन जब ये खनन खत्म हो जाएगा उस वक्त जो इस खेत के स्वामी हैं उनसे कहा जाता है आपको खेत की शक्ल बना के देंगे, लेकिन खेत की शक्ल में जो भूमि आप देंगे भी उसमें उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि खेत को उत्पादन योग्य बनाने के लिए उसकी ऊपरी परत ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, और ऊपरी पत्र को खोद खाद के तो किनारे कर दिया जाता है, उसके अंदर से मसाला खड़िया निकाल दी जाती है, तो ऊपरी परत का तो फिर मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक डस्ट होता है, अवशेष, मिट्टी का अवशेष जो आप बिछा देते हैं, और उसको ऊपरी परत बनने में ही 30-35-40-50 साल लग सकते हैं। जो ये भूरी भूरी दिखती है जिसमें घास उगती है, वरना एक सफ़ेद रंग की मिट्टी की परत बिछा के खेत के रूप में आप वापस कर देंगे, और कुछ जगह किया है लेकिन उम्मीद नहीं है कि कर भी देंगे। खड़िया से जब आप खड़िया की एक खान स्वीकृत करवाते हैं तो सबसे पहले आप पर्यावरण संरक्षण, वन कानून, जलागम प्रबंधन इत्यादि से जुड़े हुए जो कानून हैं उन रास्तों को पार करते हैं कि भाई जो आपकी खड़िया का क्षेत्र है वो बरसाती या सदाबहार पानी के निकासों का मार्ग तो नहीं है। भाई पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के कानून तो आप प्रभावित करने वाले नहीं हैं, वन कानून तो आप प्रभावित करने वाले नहीं हैं, जल संरक्षण संवर्धन के कानून तो आप प्रभावित करने वाले नहीं हैं। ये सारी प्रोसेस है। सामान्य रूप से एक खड़िया की खान स्वीकृत कराने में 5 लाख रुपए का खर्चा नहीं आना चाहिए, लेकिन अनौपचारिक रूप से जो इस रास्ते में लगे हैं खान स्वीकृत कराने के लिए, वो कहते हैं भाई साहब खड़िया की खान स्वीकृत करानी तो 1 करोड़ रुपया जेब में रख लीजिएगा, वरना इस धंधे के बारे में सोचना भी मत। खैर इस पर आएंगे, बात में आऊँगा और विस्तृत रूप से साक्षात्कारों के साथ आऊँगा। आज मैं सिर्फ खड़िया खनन की वजह से क्या क्या नुकसान भविष्य में होंगे, वर्तमान में हो रहे हैं या हो चुके हैं, पर बातचीत करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं
नाकुरी पट्टी में जो नदी है वो पुंगर नदी कहलाती है। और बागेश्वर की जो सबसे बड़ी खदानों वाला जलागम क्षेत्र है वो पुंगर की एक सहायक बंगार नदी के नाम से जानी जाती है। बंगार नदी का जलागम क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो पचार में जोगापाणी का गधेरा या ये तल्लाधारा का गधेरा या फिर कीड़ई, ये 2 गांव हैं। और जो इनका ऊपरी जलागम क्षेत्र है वो आपका पपोली भी आता है, सुरकाली गांव भी आता है, रीमा भी आता है, बाफला गांव भी आता है, थाड़ाईजर भी आता है, सनेती से होते हुए पचार होते हुए। बंगार नदी 1980 से पहले बंगार आसमानी रंग की बहुत खूबसूरत नदी हुआ करती थी। 5 घराट इसमें लगातार चलते थे। 5 पंचक्कियाँ लगातार चलने का मतलब हुआ कि इस क्षेत्र में अनाज की कमी नहीं थी, यानी कीड़ई में और पचार में अनाज की कमी नहीं थी। हराली के भी कुछ लोग नीचे को आते थे, लेकिन इस क्षेत्र में अनाज की कमी ना होने पर ही लगातार पंचक्कियाँ चलती थीं, ये प्रमाण है। हमारे क्षेत्र में जो कीड़ई और पचार के हम उम्र जितने भी लोग हैं या 1980-81 से पूर्व जो नौजवान बच्चे थे, उन्होंने अगर तैरना सीखा होगा तो बंगार नदी से ही तैरना सीखा होगा। बंगार के छोटे छोटे तालाबों से तैरना सीखने के बाद फिर पुंगर नदी के बड़े तालाब, जिसको सुनिया ताल कहते हैं, सुनिया ताल या सिलम्बगढ़ का तालाब, वहाँ तैरने के लिए जाते थे। यानी दक्ष होने के बाद आप फिर बड़ी नदी, पुंगर नदी बड़ी नदी है, उसकी सहायक नदी बंगार नदी है। बंगार नदी का में जितने भी तालाब थे आज की तारीख में नहीं, ये यूँ कहूँ कि बंगार नदी आज की तारीख में खड़िया के अवशेष जो बह के आए हैं ऊपर से, खड़िया निकालने के बाद मिट्टी जो बह के बरसाती पानी के साथ जो बह के आई है, उससे पट्टी पड़ी है बंगार नदी। यारी जी हैं हमारे हराली के, वो मिलते हैं अक्सर, उनका इंटरव्यू मैंने एक बार लिया था। वो बता रहे हैं कि हमारे खेतों में जो सिंचाई वाला था उसमें तो अब दिखने लगा है। क्या दिखने लगा है था? जब उनके खेत बंगार नदी पर जुड़े होंगे लास्ट में कहीं, तो वो उसमें मिट्टी खड़िया की शील्ड जो है खेलों में, खेत में साफ दिखाई देती है और उत्पादन हमारा बहुत कम हो गया है। ये एरी जी हमारे मित्र, उनका इंटरव्यू मेरे पास पहले से है एक, भविष्य में फिर इस इंटरव्यू को मैं दिखाऊंगा। बागेश्वर जनपद जो है वो शारदा जलागम क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र है और इसकी प्रमुख नदी है सरयू नदी। तो पुंगर नदी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी एक सहायक नदी बंगार भी है, वो सरयू नदी की सहायक नदी है। अगर मैं गडेरा के पास भालूगाड़ से शुरू करूँ, बसकुना के गधेरे से शुरू करूँ, फिर पुंगर नदी में आके शुरू करूँ, तो ये जो भालूगाड़, बसकुना का गधेरा और बसकुना असों में जो आके मिलता है, असों में आके मिलता है वो गधेरा, और फिर पुंगर देखूँ तो ये बृहद खड़िया खदान वाले क्षेत्र हैं। और ये सारे एक समय पर खड़िया की खदान की के अवशेष भी बरसाती पानी के साथ बहाकर सरयू नदी में लाते हैं। पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, नदी संरक्षण के सारे कानून कागजों में होते होंगे, लेकिन जब बरसात आती है, मलबा होता है, वो नदी में आता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण भाई 1980 में अगर आपने कोई खड़िया का खान शुरू की है तो आपने रबन्ने निकाल के देख लीजिए। अगर 1 क्विंटल खड़िया निकल रही है खदान से तो 5 से 15 क्विंटल तक मलबा निकलता है, क्योंकि यहाँ बृहद खड़िया वाला टुकड़े टुकड़ों में खड़िया अक्सर मिलती है, कुछ एक खानों को छोड़ दें। अब रबन्नों के हिसाब से देख लीजिए और फिर देखिए कि खड़िया खदान का अवशेष गया कहाँ। जो खड़िया आपने खोदी उसमें खड़िया आपने बेच दी, और ईमानदारी से हम कहते हैं कि आपने उतनी ही बेची जितने के रवन्ने आपके पास थे। अब प्रश्न उठता है, इसके सापेक्ष जो खड़िया का मलबा निकलना था वो है कहाँ? आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। कहीं किसी ने चट्टे इत्यादि, शुरू में तो चट्टे भी नहीं लगते थे, फिर एक बार कोई बड़ी इनकी टीम आई थी खनन विभाग की, नोएडा इत्यादि से, उन्होंने निर्देश दिया था भाई चट्टे लगा तो लो, कम से कम दिखना तो चाहिए दूर से कि मलबे को आप लोग संभाल के रख रहे हैं। तो 1-2 साल तक वो चट्टे लगाने की कोशिश की गई थी, फिर शायद भूल भाल गए। मेरा कहने का मतलब कि जिस तरीके से मलबे को संयोजित करके रखा जाना चाहिए था खदानों में, वो नहीं रखोगे तो निश्चित रूप वो मलबा नदियों में जाएगा और जल संरक्षण के कानून नियम, पर्यावरण संरक्षण के कानून नियम प्रभावित होंगे।
पचार में एक जुगावाणी का गधेरा है। हजारों साल से जब से पचार बसा है, तो पचार में जब कोई मरता है तो जो 13 दिन तक स्नान करके तर्पण करने का, पिंडदान करने का एक पानी के नज़दीक होता है क्षेत्र, उसी जुगापाणी गधेरे में है। तो जब पचार से लेकर किड़ई के बीच में 3 खड़िया खाने हैं, और मैंने जब पचार में एक खड़िया खान का विरोध हुआ, जब उसके नक्शे खसरे जब देखने का मौका मिला, तो मालूम पड़ा कि उस जुगापाणी के गधेरे को जो सदाबहार जल स्रोत है, सदाबहार नहीं होता तो फिर तर्पण पिंड के लिए हम क्यों जाते वहाँ, तो सदाबहार जल स्रोत है, उसको रौला दिखाया गया है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अगर सदाबहार जल स्रोत दिखा देते हैं, छोटी नदी बता देते हैं, जल पानी की एक धारा दिखा देते हैं, तो नियम है कि 50 मीटर दाएं 50 मीटर बाएं आप खनन नहीं कर सकते। आप रौले के चारों ओर तो कर सकते हैं। तो सदाबहार जल स्रोत को रौला दिखाया जाना ये चौंकाने वाला था। और चौंकाने वाला इसलिए था कि क्या हो रहा है, नक्शा पास कराने के लिए जल संरक्षण के, वन संरक्षण के, भूमि संरक्षण के कानूनों से बचने के लिए कौन कौन से रास्ते निकाले जाते हैं। ये पचार की उस खड़िया खदान के नक्शे को, खसरे को प्लानिंग को देखने के बाद पता लगा, जिसमें हमारे सदाबहार जल स्रोत, छोटी नदी, जुगापाणी की नदी को रौला दिखाया गया है। इन्हीं के पास है। बागेश्वर जिला मुख्यालय में जाके चले जाइए, जिलाधिकारी से कहिए खोलिए नक्शा, मिल जाए। वो तो हमें देखने को तब मौका मिला जब हमारे गांव में उस खड़िया का विरोध हो रहा था, अभी खान बंद है। आप सबसे बड़ी खड़िया खदान में जाके पूछिए कहाँ गया मलबा, एनएच कॉर्पोरेशन से पूछ लीजिए। 1980 से निकाल रहे हैं, हजारों मैट्रिक टन माल आप निकाल चुके हैं, लाखों के हिसाब से। उस हिसाब से उसका 5-6 गुना मलबा होना चाहिए था, कहाँ गया? नहीं मिलेगा। कटियार माइन से पूछिए, और भी कई मायने काम खत्म करके जा चुके हैं, कई खुद रही हैं। अब अभी एक नदी, सरयू नदी की ही एक सहायक नदी है, जिसको भद्रकाली नदी कहते हैं, सत्तेश्वर में मिलती है, कांडा से नीचे उतरकर। तो भद्रकाली जो भद्र देवता है, हमारा देवी है, भद्रकाली का मंदिर है बागेश्वर में, बहुत अद्भुत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहचान का मंदिर है। तो उसी के नाम पर ये भद्रकाली नदी है। भद्रकाली नदी सत्तेश्वर में, यहीं बागेश्वर से 12 किलोमीटर आगे सरयू नदी में जहाँ मिलती है, वहाँ आप देखिए जाके, बहुत बड़े स्तर पर मलुआ सरयू नदी से में पहुंचा हुआ दिखाई देगा। सत्तेश्वर नदी से बहुत बड़े स्तर पर मलुआ, और जहां संगम होता है दो नदियों का, बड़ी नदी में, छोटी नदी का बड़ी नदी में कहीं अगर संगम होता है, वहां बृहद मात्रा में मलुआ पहुंचा हुआ है, नदी के किनारों में टूट फूट बड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से जानिए कि उस नदी का, उस छोटी नदी का जो जलागम क्षेत्र होगा, वहाँ मलुआ पैदा हो रहा है। अब मलुआ सड़कों के निर्माण से भी मलुआ पैदा होता है, छोटे छोटे विकास की योजनाओं से भी मलुआ पैदा होता है, जिस मलबे को नदी में नहीं जाने देना चाहिए, किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए। और खनन क्षेत्र तो खैर मलुआ पैदा करने का बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है। खड़िया खदानों को लेकर आज तक कोई बृहद जांच नहीं हुई है, ना तो माइनिंग डिपार्टमेंट ने की है, ना जो ये एक अदालत होती है ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं, उसकी ओर से कोई बड़ी जांच की गई है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने विभिन्न माध्यमों से ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी कुछ समस्याएं भेजी हैं, लेकिन अभी एक माजिला जी आए थे, उनकी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी, यूट्यूब और कई चैनलों में दिखाई है। ग्रीन ट्रिब्यूनल अगर अपने धर्म के प्रति, जो ट्रिब्यूनल का धर्म है, नदियों की रक्षा, भूमि की रक्षा, एनवायरमेंट की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, संरक्षण संवर्धन के प्रति थोड़ा भी चिंतित होता, तो माजिला साहब की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है वो पर्याप्त थी जांच शुरू करने के लिए। लेकिन लगता है साहब को चिंता तो है, पर बड़े आराम के साथ, क्योंकि आज तक कोई भी बड़ी जांच ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से नहीं करवाई गई है। 80 से लेकर 2023
43। अब यूँ कहें कि हम धीरे धीरे आधी शताब्दी को छूने जा रहे हैं खनन को लेकर। इस आधी शताब्दी में एक दो जांच तो होनी चाहिए कि जहाँ खड़िया बिल्कुल खनन सही तरीके से चल रहा है, नदियाँ प्रभावित तो नहीं हो रही हैं, वन प्रभावित तो नहीं हो रहे। वन पंचायतें हैं पहाड़ में बहुत ज़्यादा, वो तो प्रभावित नहीं हो रहे। नौले धारे तो प्रभावित नहीं हो रहे, पैदल रास्ते तो प्रभावित नहीं हो रहे। पारंपरिक प्राचीन मार्ग सुरक्षित हैं या नहीं हैं? कहीं खड़िया खदान और सड़कों की भेंट तो नहीं चढ़ गए हैं? ये एक जांच तो ग्रीन ट्रिब्यूनल को करनी ही चाहिए। और ग्रीन ट्रिब्यूनल को इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि उसको देश ने जिम्मेदारी सौंप रखी है। हरे भरे की जिम्मेदारी ग्रीन ट्रिब्यूनल को, नाम ही ग्रीन ट्रिब्यूनल है। अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो बताए भाई क्यों नहीं कर रहा है, किसके दबाव में नहीं कर रहे हैं। वैसे अंदर ही अंदर एक सुगबुगाहट और है कि बेरीनाथ से थोड़ा हटकाली, जिसको हम कहते हैं गंगोली हाट से लेकर पिंडारी के बीच में जो बृहद मात्रा में खड़िया सोप स्टोन होना बताया जाता है, उस पर देश के बहुत बड़े सेठ की नज़र शायद पड़ चुकी है। ऐसा सुगबुगाहट हमारे क्षेत्रों में आ गई है। सेठ कौन है, कैसा है, क्यों आना चाहता है, अलग बात है। निश्चित रूप से बहुत बड़े स्तर का कोई सेठ, अमीर शब्द इस धंधे में उतरा तो फिर अभी तो हम अपने ही गांव में हैं, पलायन नहीं हुआ है। फिर पलायन के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए, फिर तो जाना ही होगा, क्योंकि सेठ की तिजोरी ही देश की तिजोरी बना दी जा रही है अब अभी तो। फिर मिलता हूँ और जल्दी खड़िया और नदियों को लेकर फिर आपके साथ आपके बीच आऊँगा।